राधे राधे दोस्तों। मैं रेशु फिर एक नई कहानी लेकर आई हूँ, एक बेटी की। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ईश्वर की लीला ईश्वर ही जाने, न जाने क्या सोचकर वह गरीब घर में संतान की भरमार कर देता है और अमीर को निसंतान बना देता है। इसी तरह एक गंदी कीचड़ सनी तंग गलियों में रूप का खजाना दे देता है, जो सराहने व सहजने के स्थान पर मुसीबत व बदनामी का सबब बन जाता है। अब इस खजाने की रखवाली कौन करे, जहाँ रोजी रोटी के लाले पड़े हो। छोटे से लेकर बड़े तक रोज रूखा सूखा कमाने घर से निकलते हो, उस पर भी ठिकाना नहीं कि आज मिल ही जाएगा। ऐसे में 4 साल की कोमल को जगह जगह लेकर डोलती फिरती थी उसकी माँ लक्ष्मी। पता नहीं क्या सोचकर उस गरीब धोबिन का नाम लक्ष्मी रखा होगा उसके माई बापू ने। पर कोमल को भगवान ने परम संतोषी व सुखी बनाया था। कभी किसी चीज की जिद नहीं करती, जो मिल जाता उसी में खुश हो जाती। शायद वो समझती थी कि उसे ऐसे ही रहना है, या शायद लड़कियां जन्मजल समझदार होती हैं। जब किसी दिन किसी दयालु मैडम की मेहरबानी से अच्छा खाना मिल जाता तो उसके दोनों बड़े भाई खाना देखकर झगड़ते, ज़्यादा हिस्से की मांग करते। पर कोमल शांत स्वभाव से अपनी बारी का इंतजार करती, फिर जो मिल जाता उसी में संतुष्ट होकर एक मोहक सी मुस्कान बिखेर देती, जिससे अंधेरी झोपड़ी भी जगमगा उठती। कोमल के 2 बड़े भाई, जो 12 और 10 वर्ष के थे, सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। पढ़ते कम, आवारागर्दी ज़्यादा करते। माँ के जाने के बाद झुग्गी के आवारा लड़कों के साथ कंचे गिल्ली डंडा खेलते या आपस में मारपीट करते। आए दिन लक्ष्मी के पास उनकी शिकायतें आती, फिर लक्ष्मी डंडा झाड़ू चप्पल जो हाथ में आता उससे उनकी धुलाई करती। बड़ा भाई गोलू दिन पर दिन ढीठ होता जा रहा था। छोटा थोड़ा ठीक था, पर बड़े भाई के साथ लगा रहता, इसलिए कुछ न करते हुए भी गेहूं में घुन की तरह पिसता रहता था। लक्ष्मी अपने इन आवारा बेटों से बहुत परेशान थी। इन सब बातों परेशानियों से बेखबर कोमल अपने आप में मस्त रहती, टूटे फूटे खिलौने से खेलती रहती, भाइयों की किताबों को गौर से देखती। गोलू उससे किताब छीनते हुए कहता, तुझे इन किताबों में क्या समझ में आता है जो इनमें आंखें गड़ाए रहती है। भैया मुझे भी पढ़ना है, कितनी अच्छी बातें लिखी होंगी इनमें, आप पढ़कर सुनाओ ना मुझे, इनमें चित्र भी कितने अच्छे अच्छे हैं। चल भाग, बढ़िया ही पढ़ने वाली, कोई अच्छी चीज नहीं होती पढ़ाई, समय की और दिमाग की बर्बादी है पढ़ाई बढ़ाई। वो तो अम्मा के डर से जाता हूँ स्कूल, वरना तो अब तक कोई काम करके कितना पैसा इकट्ठा कर लेता मैं। अच्छा, मैं भी तो सुनूं कैसे कमा लेता तू पैसे अपने उन आवारा दोस्तों के साथ जुआ खेल के। लक्ष्मी ने गोलू के कान ऐंठते हुए कहा। गोलू माँ से अपना कान छुड़ाकर बाहर भाग गया। लक्ष्मी की चिंता बढ़ती जा रही थी बेटों की ये हरकतें देखकर। छोटे बेटे जतन को समझाते हुए वो बोली, बेटा गोलू से मुझे कोई उम्मीद नहीं, तू ही उसे समझाया कर, उसकी बातों में ना आया कर, तो उस जैसा नहीं है रे, न ही उसकी तरह बन। फिर मन ही मन बड़बड़ाने लगी, गोलू भी अपने निकम्मे बाप की तरह है, जो जल्दी अमीर बनने के चक्कर में बुरी सोहबत में पड़ कर जवानी में ही जान से हाथ धो बैठा और सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाल गया। बीती बातें याद करके लक्ष्मी की आंखों के कोर भीग गए, जिन्हें उसने बाहर नहीं आने दिया। माँ क्या हुआ था बापू को, आप हमेशा टाल जाती हो इस बात को, फिर कभी बताऊंगी बेटा, अभी तो मुझे काम पर जाना है। चल कोमल,
अब किस मुंह से बताती कि उनका बाप कातिल था। बच्चों को कोई हत्यारे की संतान न कहे, ये सोचकर उसने बच्चों को नहीं बताया। बस इतना ही कहा था, उनका बाप की एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। जितनी तीव्र गति से लक्ष्मी के पैर चल रहे थे, उससे भी अधिक तेजी से मन दौड़ने लगा था अतीत के गलियारों में। लक्ष्मी के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। उनके मरने के बाद ददीहाल में कोई भी उसे अपनाने को तैयार नहीं था। तब उसके मामा अपने साथ मुंबई ले आए। कुछ दिन तो मामी ने लाड किया, फिर धीरे धीरे उस पर करके सभी काम डालती गई। पढ़ाई की कौन कहे, इन माँ बाप की बच्ची नौकरानी बनकर रह गई। नशेड़ी मामा कभी कभार भांजी की खैर खबर ले लेता था, उसकी हालत पर तरस भी खाता, पर कमाऊ बीवी के आगे नजरें नीची ही रखता। एक आध साल बीतते बीतते मामी लक्ष्मी को भी काम पर ले जाने लगी। घर घर से कपड़े लाकर उन्हें धोबी घाट पर धोना, इस्त्री करना व उन्हें उनकी स्थान पर पहुंचाने का काम अब लक्ष्मी के जिम्मे आ गया। जवान होती लक्ष्मी के अरमान अब मचलने लगे थे। शादी की उम्र भी हो चली थी, पर कमाऊ लड़की को मामी हाथ से कैसे जाने दे सकती थी। लिहाजा वो हर रिश्ते में मींग निकाल कर मना कर देती। तभी लक्ष्मी का दिल सोसाइटी के एक गार्ड भुवन पर आ गया। चुपके चुपके प्यार परवान चढ़ने लगा, पर भला इश्क और मुश्क कभी छुपाए नहीं छुपते। मामी को भी इस प्यार की भनक लग गई, उस पर पाबंदियां लगाई जाने लगी। लक्ष्मी जानती थी कि उसके मामा मामी उसकी शादी नहीं होने देंगे, जात बिरादरी का नाम लेकर भुवन के साथ ब्याह नहीं करेंगे। उसने बहुत समझाने की कोशिश की कि वो शादी के बाद भी उनको खर्चा पानी देती रहेगी, पर मामी टस से मस नहीं हुई। फिर एक दिन मौका देखकर लक्ष्मी भुवन के साथ भाग गई। अपनी माँ के कुछ जेवर व अपनी खुद की जमा की हुई रकम लेकर भुवन के पास चली आई। दोनों मुंबई के ही एक उपनगर में छोटी सी होली लेकर रहने लगे। दोनों ने मंदिर में शादी कर ली। कुछ महीनों तक तो सब ठीक ठाक चलता रहा, पर यहाँ भी लक्ष्मी की फूटी किस्मत आड़े आ गई। भुवन जल्द से जल्द अमीर बनने के चक्कर में गलत लोगों की संगत में पड़कर ड्रग्स व नशे के धंधे में लग गया। लक्ष्मी जब उसे समझाती, बच्चों का वास्ता देती, तो वह उसके साथ दुर्व्यवहार व मारपीट कर देता। उसके नशे की आदत की वजह से उसे फैक्ट्री से निकाल दिया गया। अब वो अपने नए आवारा दोस्तों के साथ जुआ खेलता और रात को नशे में धुत होकर घर लौटता। टोकने पर उसकी पिटाई कर देता। इस बीच लक्ष्मी ने 2 लड़कों को जन्म दिया। घर के खर्चे बढ़ते जा रहे थे और आमदनी घट रही थी। भुवन को जिम्मेदारी का कोई एहसास नहीं था। लक्ष्मी जैसे तैसे अपना व बच्चों का पालन पोषण कर रही थी। बार बार जिम्मेदारियों का एहसास कराने और चेतावनी देने पर भी भुवन की हरकतों में कोई बदलाव नहीं आ रहा। आखिर तंग आकर उसे उसके हाल पर छोड़कर लक्ष्मी बच्चों के साथ एक कोठी के सर्वेंट क्वार्टर में रहने लगी, जो उस कोठी की मालकिन ने उस पर तरस खाकर सर्वेंट क्वार्टर में रहने के लिए दे दी थी। कुछ दिन सुकून से गुजरे। लक्ष्मी की मालकिन की सिफारिश से एक अन्य फैक्ट्री में भुवन की नौकरी भी लग गई। गृहस्थी की गाड़ी धीरे धीरे पटरी पर आ रही थी। लक्ष्मी फिर से उम्मीद से थी, हालांकि वो अब नई जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं थी। खामखा खर्चा क्यों बढ़ाया जाए, 2 लड़के हैं तो बुढ़ापे के सहारे के लिए। लड़के सरकारी नौकरी में पढ़ने लगे थे, अब अधेड़ उम्र में फिर से माँ बनने की क्या तुक है। यही सब सोचकर लक्ष्मी अस्पताल चल दी, अनचाहे गर्भ से निजात पाने के लिए। तभी भुवन के दोस्त ने एक मनहूस खबर सुनाई कि भुवन को पुलिस पकड़कर ले गई है, एक आदमी के कत्ल के इल्जाम में। लक्ष्मी पर तो मानो दुख का भारी पहाड़ टूट पड़ा। पता नहीं ये कैसी किस्मत लेकर आई है
कि मुसीबतें पीछा ही नहीं छोड़ रही। रुपया पैसा सिफारिश कुछ काम नहीं आई। भुवन को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। इन्हीं सब झंझटों में गर्भपात की बात उसके जहन से निकल गई और जब तक सुध आई तब तक समय निकल गया। कुछ महीने बाद लक्ष्मी ने एक सुंदर नाजुक सी कन्या को जन्म दिया। लक्ष्मी सुख दुख के मिले जुले भाव लिए बच्ची को सीने से लगाकर रो पड़ी। इस संकट की घड़ी में मालकिन ने बहुत साथ दिया। उन्होंने ही बच्ची का नाम कोमल रखा। अभी 1 साल भी ढंग से नहीं गुजरा था कि खबर आई भुवन को फांसी की सजा सुनाई जा रही है। वकीलों की फीस के पैसे कहाँ से जुटाती वो? 3 बच्चों को पालना, अपनी गिरती सेहत के साथ भी कई घरों में काम करना, भला हो मालकिन का जो उन्होंने अपने घर के काम के साथ साथ उसे अन्य घरों में भी काम करने की छूट दे रखी थी, जहाँ के 4 पैसे और मिल जाते थे। साथ ही तीज त्योहार पर इनाम और उतरन मिल जाती थी। जब से भुवन मरा था तब से मानो अय्याश गार्डों, नौकरों और आवारा किस्म के आदमियों को लाइसेंस मिल गया लक्ष्मी के पीछे पड़ने का। एक तो लताड़ लगाती तो दूसरा हाजिर हो जाता। वो तो गनीमत थी कि रहने को सुरक्षित जगह मिली हुई थी, वरना तो कामी पुरुष उसे कच्चा ही चबा जाते। उसने मालकिन से शिकायत भी की, पर मालकिन भी हर समय तो उसकी सुरक्षा नहीं कर सकती थी। लक्ष्मी की उम्र अभी 40 वर्ष की ही थी, पर उसका शरीर अभी 25-30 की लड़कियों की तरह दिखता था। कभी कभी रूप भी कुरूपता में बदल जाता है। यही लक्ष्मी के साथ हो रहा था। साथ में काम करने वाली कामवालियां उससे जलती थी। उन्हें अपने पतियों पर शक होता कि वे सब के सब लक्ष्मी के दीवाने हैं, जबकि लक्ष्मी साफ दिल व अच्छे चरित्र की औरत थी। काम वालियों ने लक्ष्मी के चरित्र को लेकर उसकी मालकिन से ऐसी लगाई बुझाई की कि उन्होंने लक्ष्मी को काम से व क्वार्टर से निकाल दिया। उन्हें अपने जवान बेटे के बिगड़ने का डर सताने लगा था। लक्ष्मी एक बार फिर दर बदर की ठोकरें खाने लगी। एक बार फिर से सिर से छत, पांव के नीचे से जमीन निकल गई। लक्ष्मी जहां से निकली थी वहीं फिर से आ गई। मामा मामी के घर के सिवा उसे कोई सुरक्षित जगह नजर नहीं आ रही थी, मगर जाने में हिचकिचाहट भी थी। पता नहीं वो लोग उसे अपनाएंगे भी या नहीं। कैसे चोरों की तरह भागी थी वो भुवन के साथ। कितनी बातें सुननी पड़ी होंगी उन्हें उसकी इस हरकत के कारण, पर और कोई चारा भी न था। इतने पैसे भी नहीं थे कि किराए का कमरा ले सकें। बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटाकर मन को कड़ा करके मामी के यहाँ जाने का निर्णय ले लिया लक्ष्मी ने। यहाँ आकर पता चला कि लीवर खराब होने की वजह से 2 साल पहले मामा का निधन हो गया था। बूढ़ी असहाय मामी बूढ़ी एकदम अकेली हो गई थी। उनके बड़े लड़के ने पसंद की शादी करके अपना अलग घर बसा लिया था। लड़की शादी होकर बिहार के किसी गांव में रहने चली गई। मामी जैसे तैसे कुछ घरों में लोगों के कपड़े इस्त्री करके गुजारा कर रही थी। लक्ष्मी को देखकर मामी बहुत खुश हो गई। समय बड़ा बलवान होता है, अच्छे अच्छे के कस बल निकाल देता है। इस समय तो वैसे भी दोनों को एक दूसरे के सहारे की जरूरत थी। सारे गिले शिकवे भुलाकर दोनों एक दूसरे से गले लगकर खूब रोई। लक्ष्मी ने कपड़े धोने व इस्त्री का काम फिर से पकड़ लिया। मामी को भी आराम मिल गया। कुछ समय बाद दोनों लड़कों को पास के सरकारी स्कूल में दाखिला दिलवा दिया। गोलू जैसे जैसे बड़ा हो रहा था उसके तेवर दिन पर दिन बदलते जा रहे थे। अब वो गुंडे बदमाश टाइप के लोगों के संगति में रहकर उल्टे सीधे तरीकों से पैसा कमाता और उड़ाता था। अपने बाप की तरह वह भी अनेक बुराइयों में पड़ गया था। कभी कभी घर से भी पैसे चुरा लेता। मामी से भी बहुत बदतमीजी से बात करता था। अब उस पर माँ की मार या डांट का कोई असर नहीं होता था। कोमल छोटी बहन होकर भी भाई को समझाती तो उसे 2-4 थप्पड़ जड़ देता।
तू ज़्यादा मेरी अम्मा मत बन, एक ही काफ़ी है इस घर में। दूसरी ओर जतन मन से पढ़ाई करता और बहन का भी ध्यान रखता। कोमल भी धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। लक्ष्मी उसे खूब पढ़ा लिखाकर अफसर बनाना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि उसकी होनहार बेटी अशिक्षित रहकर उसकी तरह घर घर जाकर कपड़े इस्त्री करे या घरों में झाड़ू पोछा बर्तन करे। मगर आसपास लड़कियों का कोई स्कूल नहीं था। गोलू और जतन लड़कों के स्कूल में पढ़ते थे। जहाँ चाह होती है वहाँ कोई न कोई राह निकल ही जाती है। यही कोमल के मामले में हुआ। कुछ महीनों पहले ही पास की खोली में एक मैडम रहने आई थी जो ट्यूशन पढ़ाती थी। उनके बारे में किसी ने लक्ष्मी को बताया। लक्ष्मी ने उनसे बात की। वो कोमल को पढ़ाने के लिए तैयार हो गई। वो कोमल को जतन के साथ भेजने लगी। कोमल को पढ़ने से अधिक चित्रकारी में आनंद आता। उसके बनाए चित्र देखकर मैडम भी धोखा खा जाती कि क्या ये वाकई हाथ से बनाए हुए चित्र हैं या छपे हुए। उसकी अद्भुत प्रतिभा को देखकर मैडम ने पूजा पंडालों, धार्मिक, राष्ट्रीय पर्वों में रंगोली, चित्रकारी, भित्ति चित्र बनाने में सहयोग किया एवं उसकी कला का प्रचार किया। शिक्षा के साथ साथ चित्रकला में नन्ही कोमल नाम व दाम कमाने लगी। इससे लक्ष्मी को काफ़ी मदद मिल रही थी। मगर वो अपनी बेटी को इस कच्ची उम्र में कमाई का जरिया नहीं बनाना चाहती थी। तब मैडम ने आश्वासन दिया कि रूपा की पढ़ाई बाधित नहीं होगी। वो फ्री टाइम में कला का कार्य कर लिया करेगी। कुछ महीने बाद मैडम के कहने पर लक्ष्मी ने उसका दाखिला एक अंग्रेजी स्कूल में करा दिया। आधी फीस मैडम ने भरने का वादा किया। कोमल की इस कामयाबी से गोलू खुश होने के बजाय जल भुनकर राख हो गया। माँ को जब तब ताने देने बैठ जाता कि अपनी लाडली बेटी को तो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ा रही हो और हमें सरकारी स्कूल में पटक दिया। माँ हालात और वक्त का हवाला देकर समझाती, पर उसने न जाने कौन सा बैर पाल लिया था बहन से। लेकिन जतन बहन की तरक्की से बहुत खुश होता था। समय अपनी गति से चल रहा था। कोमल अब 13 वर्ष की सुंदर किशोरी के रूप में निखरकर उभरी थी। सुंदर, सुशील, सौम्य, सदे हुए व्यवहार व सद्गुणों से भरपूर कोमल मोहल्ले भर में सबकी चहेती थी। कुछ समय से गोलू के व्यवहार में भी अचानक से सुखद परिवर्तन आ रहा था। अब वो घर में समय व्यतीत करने लगा था, कोमल का ध्यान रखने लगा था, उसे स्कूल लाने ले जाने लगा था। माँ अपनी तीनों बच्चों को एक साथ हंसी खुशी मिलजुल कर रहते देखती तो ईश्वर को धन्यवाद देती कि अब उसका बुढ़ापा सुकून से कटेगा। अब लक्ष्मी को लगने लगा था कि उसके अच्छे दिन आने लगे हैं। पर कहते हैं ना कि इंसान को अगले पल की खबर नहीं होती। वक्त अपने पहलू में क्या छुपाए हुए है किसी को नहीं पता होता। कोमल एक मेधावी छात्र थी। विद्यालय में शिक्षकों का साथी, छात्रों की भी चहेती बन गई थी। वह पाठ्येतर गतिविधियों यथा विद्यालय में रंगोली, पोस्टर बनाना, दीवारों पर चित्रकारी करना तथा अन्य कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। उसे ढेर सारे इनाम जीतकर उसने थोड़े समय में ही विद्यालय का नाम रोशन कर दिया था। फलस्वरूप प्रिंसिपल मैडम ने उसकी फीस माफ कर दी थी। लक्ष्मी अपनी बेटी की उपलब्धि पर खूब गर्वित होती और उसकी बधाई लेती थी। वह स्वयं कक्षा 4 तक ही शिक्षा ग्रहण कर पाई थी, परंतु अपने बच्चों जतन और कोमल को पढ़ते व बढ़ते देख खुश हो जाती थी। गोलू का गिरगिट की तरह बदलता स्वभाव भी आजकल लक्ष्मी के लिए चिंता और परेशानी का सबब बनता जा रहा था। पल में उसका व्यवहार मिश्री से मीठा हो जाता तो अगले ही पल नीम से कड़वा। शायद इस उम्र में कोई कोई बालक होते हैं ऐसे, यही सोचकर वह अपने दिल को तसल्ली दे देती थी। उसकी पढ़ाई के प्रति अरुचि और उसकी उद्दंडता देख बहुत दुख होता था।
वह उसे कभी प्यार से, कभी डांट से और कभी मार से समझाने की कोशिश करती, मगर उससे तो जैसे बात न मानने की कसम खा ली थी। वह माँ को उल्टी सीधी बातें सुनाकर अपने गलत कर्मों में लिप्त हो जाता था। एकदम अपने बाप पर गया है गोलू, कहीं उसका भी हश्र नहीं। नहीं, ये क्या सोच रही हूँ, ईश्वर न करे उसका हाल अपने पिता जैसा हो। गोलू के बारे में लक्ष्मी के विचार भी पल पल बदल जाते थे। कभी कभी उसे उससे उम्मीद होती, कभी उसकी उम्मीद टूट जाती। वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। माँ का दिल कभी बच्चों का बुरा नहीं सोच सकता, चाहे संतान कितना भी बुरा सलूक कर ले अपनी जननी के साथ। कोमल की उन्नति व प्रतिभाशाली बुद्धि कौशल देखकर लक्ष्मी अपने उस कृत्य पर शर्मिंदा हो जाती और ईश्वर से बराबर क्षमा मांगती जब उसने कोमल को गर्भ में मारने का निर्णय लिया था। अगर वह सफल हो जाती तो इसके आगे लक्ष्मी सोचना ही नहीं चाहती थी। उसका रोम रोम उसके धिक्कारने लगता और उसे स्वयं से घृणा होने लगती थी। बेटियों को शायद भगवान ने बचपन से ही माँ का हृदय दिया है। न जाने कैसे वे सबकी तकलीफें परेशानियां बिना कहे समझ जाती हैं। कोमल भी माँ को दुखी देख उसके गले लगकर मोहक मुस्कान बिखेरते हुए पूछती, माँ, मेरी प्यारी माँ, क्यों परेशान हैं आप? मुझे नहीं बताओगी प्यारी अम्मा? कोमल के दो प्यार भरे बोल सुनते ही लक्ष्मी की परेशानी छुमंतर हो जाती थी। स्कूल में गर्मियों की छुट्टियां हो गई थी। इन छुट्टियों में मैडम ने लक्ष्मी से सलाह लेकर कोमल का ड्राइंग क्लास में दाखिला करवा दिया, जिससे वह कला की बारीकियां सीख ले। अभी कच्ची उम्र है, जैसा ढालेंगे वैसी ढल जाएगी। सोमवार से उसे ड्राइंग क्लास जाना था। गोलू भैया, मुझे स्केच बुक, कलर पेंसिल, पेंट ब्रश आदि लेने हैं, आप ले आओगे मेरे लिए? मुझे क्या पता कौन सी चीज कितनी और कैसी लानी है, तू भी साथ चल। अच्छा है, ऐसा कर शाम को चलते हैं, अभी तो दुकान बंद होगी दोपहर में। मैं अब अपने दोस्त से मिलकर आता हूँ। शाम को लक्ष्मी जब काम से घर आई तो कोमल को घर में न देख परेशान हो गई। जतन से पूछा तो जतन को कुछ नहीं पता। अड़ोस पड़ोस सब जगह तलाश की पर कोमल का कोई पता न था। तभी गोलू आता दिखा तो उसने हैरान होकर कहा, क्या हुआ कोमल, अभी तक घर नहीं आई? वो तो कब की घर के लिए निकल गई थी। कहाँ से निकल गई थी? लक्ष्मी ने गुस्से और हैरानी से पूछा। वो मेरे साथ अपनी ड्राइंग का सामान लेने गई थी। तो उसके साथ क्यों नहीं आया? लक्ष्मी ने गुस्से में कहा। वो बच्ची है क्या जो उसे घर का रास्ता नहीं मालूम? मैं उसे नुक्कड़ तक छोड़कर अपने दोस्त के साथ चला गया, गोलू ने बिगड़ते हुए कहा और पैर पटककर बहन को ढूंढने निकल गया। रात होने को आई थी। मोहल्ले में सभी कोमल को ढूंढने में लगे रहे पर उसका कोई पता न चला। पुलिस में रिपोर्ट लिखाने गए तो उन्होंने 24 घंटे बाद रिपोर्ट लिखने की बात कही। लक्ष्मी का रो रो कर बुरा हाल था। वो कभी बेहोश हो जाती, कभी दहाड़ मारकर रोने लगती, कभी अस्त व्यस्त अवस्था में घर से बाहर निकल पड़ती अपनी कोमल को खोजने। अक्सर वो अपनी छाती पीटते पीटते बड़बड़ाती जाती, हाय रे मेरी फूटी किस्मत, मेरी बेटी को मेरी ही नज़र लग गई, मुझे मेरे पाप की सजा मिल रही है। मैं कोमल को कोख में मारना चाहती थी, इसलिए भगवान ने उसे छीन लिया मुझसे। दिन महीने साल गुजरते गए, कोमल का पता न चल पाया। बेटी के गम में लक्ष्मी पागल सी हो गई थी। गोलू ने सारे घर की भागदौड़ संभाल ली थी। उसने गोसारी की दुकान खोल ली जो खूब चल रही थी। जतन पुलिस में भर्ती हो गया। मामी भी सड़क सिधार गई थी। अब घर में 3 प्राणी बचे थे। घर में घोर सन्नाटा छाया रहता था, इतना कि सुई के गिरने की आवाज़ भी सन्नाटा भंग हो जाए। इस संसार का यह परम सत्य है कि किसी के जाने के बाद भी दुनिया चलती रहती है। सभी लोग कुछ दिन का शोक मनाकर अपनी दुनिया में मस्त व व्यस्त हो जाते हैं। एक माँ ही होती है
जो संतान का दुख ताम उम्र नहीं भुला पाती। लक्ष्मी धीरे धीरे अस्वस्थ और बूढ़ी होती जा रही थी। दोनों भाइयों की आदतों व स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। घर का माहौल तनावपूर्ण हो चला था। गोलू के विवाह के बाद स्थिति और भी बदतर हो गई तो जतन ने भाई से अलग रहने में अपनी भलाई समझी। उसने अपने गृह राज्य बिहार में अपनी पोस्टिंग करवा ली और माँ को लेकर चला गया। वह बड़े प्यार से माँ की सेवा और देखभाल करता। उसने वहीं एक अच्छी समझदार और सुलझी हुई लड़की से शादी कर ली। सुखपूर्वक रहने लगा। दोनों पति पत्नी बीमार माँ का बहुत ख्याल रखते थे, खूब सेवा करते थे। बहन को वह अभी भी भूला नहीं था। अपनी तरफ से वो कोमल की खोज में निरंतर लगा रहता था। बेटी के गम में लक्ष्मी वक्त से पहले बुढ़ी हो चली थी। वो अपनी याददाश्त भी खो बैठी थी, पर बेटी को नहीं भूली थी। उसका विश्वास था कि कोमल उन्हें एक दिन जरूर मिलेगी। न जाने समय अपने घर में क्या छिपा रखा था, जो सही समय पर ही सामने आता है। उस समय प्रतीक्षा करने के अलावा इंसान कुछ नहीं कर सकता। बहुत सी बातें इंसान के बस में नहीं होती। मुंबई से कोलकाता जाने वाली सुपरफास्ट ट्रेन के स्लीपर क्लास वाले कोच में सवारी ठसाठस भरी थी। दिल भर को जगह नहीं थी, पर फेरी वाले, चाय वाले, पेपर वाले किसी न किसी तरह जगह बनाकर घुसी जाते हैं। ए पेपर वाले, जरा पेपर देना। बड़ी बड़ी दाढ़ी, फटी जींस, खिचड़ी बाल, भारी भरकम और रोवेली आवाज वाले लगभग 38-40 वर्ष के एक शख्स ने पेपर वाले को आवाज लगाई। उसने उस व्यक्ति पर ऊंची सी निगाह डालकर हंसते हुए कहा, तेरे को इंग्लिश पेपर मांगता? थोपड़ा देखेला है आईने में? टाइम ऑफ इंडिया का स्पेलिंग भी मालूम है तेरे को? है या नहीं ये बता। उसने शांत गंभीर स्वर में कहा। इंग्लिश नहीं है, हिंदी चलेगा साहब? उसकी आवाज में गंभीरता देख पेपर वाले ने आवाज में नरमी लाए हुए पूछा। हाँ दे दो। ट्रेन के चलते ही सभी सवारियां अपने अपने स्थान पर चैन से बैठ गई। सामने की सीट पर दो लड़के व एक कमसीन सी लड़की, जिसकी उम्र यही कोई 15-16 वर्ष की होगी, बैठे थे, लेकिन कुछ सहमी और घबराई सी लग रही थी। कतार नजरों से इधर उधर देख रही थी। तभी उसकी दृष्टि उस व्यक्ति से टकराई। न जाने उन नजरों में क्या था कि उस व्यक्ति का मन द्रवित हो गया। उसे शंका हुई कि हो न हो वह लड़की किसी मुसीबत में है और उसे उसकी मदद की जरूरत है। ट्रेन ने अब तक रफ्तार पकड़ ली थी। सभी यात्री आराम से अपनी अपनी सीटों पर व्यवस्थित हो चुके थे। चूंकि सुपरफास्ट ट्रेन थी तो 1 घंटे बाद ही अगला स्टेशन आने वाला था। उस व्यक्ति के हाथ में अखबार अवश्य था, पर वह एक शब्द भी नहीं पढ़ पा रहा था। वह उस लड़की व उन दोनों लड़कों की एक एक हरकत पर नजर जमाए हुए था। तभी ट्रेन की रफ्तार धीमी होने लगी थी। अगला स्टेशन आने वाला था। लड़की ने साथ वाले लड़के को धीमी आवाज में पानी के लिए कहा। खाली बोतल लेकर एक लड़का उतर गया। तभी उस व्यक्ति ने दूसरे लड़के को पैसे देते हुए अपने लिए भी एक पानी की बोतल लाने को कहा। पहले वह हिचकिचाया, फिर ट्रेन से उतर गया। उस व्यक्ति ने लड़की से पूछा, कोई परेशानी है क्या तुम्हें? बेटा, ये लड़के कौन हैं? लड़की ने घबराई हुई आवाज में इधर उधर देखते हुए कहा, अंकल मुझे बचा लो, ये लोग मुझे न जाने कहाँ ले जा रहे हैं। मेरी सौतेली माँ ने मुझे। तभी लड़की चुप हो जाती है, क्योंकि वे लड़के आ जाते हैं। वे शंकित हो लड़की की तरफ देखते हैं। तभी लड़की झट से बोतल लेकर गटागट पानी पी जाती है। अब वो चोर नजर से बार बार उस व्यक्ति को देखने लगती है। उस व्यक्ति ने दोनों लड़कों को दर दबोचा और लड़की को अपने साथ विंडो सीट पर आने को कहा। उसने पुलिस को तभी फोन कर दिया था जब उसे उन पर संदेह हुआ था। तब तक अन्य सवारी भी
हरकत में आ गई थी। तभी पुलिस के 2 सिपाही एक लेडी पुलिस कांस्टेबल के साथ आ गए। लड़की का नाम पता पूछकर पुलिस की सुरक्षा में दे दिया गया। उस व्यक्ति ने पुलिस स्टेशन का नंबर ले लिया और लड़की को आश्वासन दिया कि वो उसके बारे में पूछताछ करता रहेगा। उस लड़की को देखकर उस व्यक्ति को 15 साल पहले हुई ऐसी ही एक घटना याद आ गई। अभी वह अतीत के गलियारों में खोने ही चला था कि उसकी नज़र अखबार के तीसरे पन्ने पर छपी एक खबर पर ठहर गई। लिखा था, मशहूर चित्रकार विश्व कोमल पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने जानलेवा हमला कर दिया। उनकी हालत बहुत गंभीर है। यह घटना 3 दिन पहले हुई थी, पर विश्व कोमल जी के मैनेजर ने मीडिया से खबर छुपवाई थी। उनकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। सूत्रों से पता चला है कि विश्व कोमल जी कोमा में चली गई हैं। अर्ध बेहोशी की हालत में उनके मुंह से ये शब्द निकले थे। विश्व कोमल को विश्वास है कि अरुण जरूर आएंगे। अब ये अरुण कौन है, उनका इससे क्या ताल्लुक है, उनका पता लगाने की कोशिश की जा रही है। शायद अरुण के आने से ये पहेली सुलझ जाए और विश्व कोमल जी की जान बच जाए। संवाददाता मुंबई मिरर से अभी अगला स्टेशन आने में 1 घंटा था। अरुण विश्वास बेचैनी से पहलू बदल रहे थे। ट्रेन की गति से भी तेज उसका मन अतीत के गलियारे में भाग रहा था। पिछले 18 वर्ष की यादें फिल्मी दृश्य की भांति उसके मानस पटल पर तीव्र गति से दौड़ रही थी। उस दिन भी ऐसा ही ट्रेन का दृश्य था। उस लड़की की जगह कोमल 2 लड़कों के चुंगल में थी जिसे विश्वास ने बचाया था, बिल्कुल आज की ही तरह। सच ही कहते हैं कि दुनिया गोल है, जहाँ से चले थे वहीं आ गए। बेचैनी से पहलू बदलते हुए विश्वास अतीत की गलियों में खो गया। राजस्थानी लिबास में सुंदर कमसीन बड़ी बड़ी आंखों वाली वह लड़की भयभीत हिरनी सी कतार निगाहों से इधर उधर देख रही थी। वो किसी मसीहा की सहायता की उम्मीद में हाथ जोड़े ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी। इतनी भीड़ में उसे विश्वास को देखकर न जाने क्यों विश्वास हो चला कि यही शख्स उसकी सहायता कर सकता है। कुछ लोग होते हैं ऐसे जो अजनबी होते हुए भी अपने से लगने लगते हैं। विश्वास राय ने आंखों ही आंखों में परिस्थिति का जायजा लिया और उसने उस लड़की का आंखों का इशारा पाते ही उन दोनों बदमाशों को दर दबोचा। यात्रियों ने भी उनकी कुटाई करने में भरपूर सहयोग दिया, फिर उन्हें पुलिस को सौंप दिया। मगर वो लड़की विश्वास राय को छोड़ने को तैयार नहीं हो रही थी। वो लगातार जिद कर रही थी कि उसे इन बाबू विश्वास राय के साथ ही जाना है। न जाने कैसी डोर थी कि 2 अजनबी एक दूसरे से अटूट बंधन में बंध से गए थे। उसने पुलिस वालों को यहाँ तक कह दिया कि वो उनको जानती है और ये अचानक उसे इस ट्रेन में मिल गए। पुलिस को अपना नाम कोमल बताया। बाकी अन्य जानकारियां लेकर पुलिस ने कोमल को विश्वास राय के साथ जाने दिया। उसने कोमल को उसके घर सुरक्षित छोड़ने की हामी भर ली थी। वैसे भी वह 18 साल की है और बालिग है, ऐसा उसने सबको बताया। यथा विश्वास राय भी टीवी स्टेशन पर कोमल के साथ उतरा। अपनी एक महिला मित्र सीमा को फोन करके कोमल के रहने का इंतजाम किया। कोमल ने अभी अपने घर जाने के लिए मना कर दिया था। कुछ खा पीकर थोड़ा आराम करने के बाद विश्वास राय ने कोमल से उसकी जिंदगी के बारे में पूछा, जैसे उसका घर कहाँ है, घर में कौन कौन है, वो उन बदमाशों के चुंगल में कैसे फंसी आदि। कोमल बीती बातें याद करके बहुत व्यथित हो गई। नम आंखों से वह अपनी जिंदगी की कहानी अपने मसीहा को सुनाने लगी। मैं उस दिन अपने बड़े भैया गोलू के साथ ड्राइंग बुक, स्केच पेपर आदि लेने गई थी। गोलू भैया मुझे दुकान पर छोड़कर अपने एक दोस्त से बात करने लगे। उनको मैंने पहले कभी नहीं देखा था।
थोड़ी देर बाद भैया मेरे पास आए और बोले, पता है कोमल, ये भी बहुत अच्छा चित्रकार है, तेरी तरह बहुत अच्छी चित्रकारी करता है। हाल ही में इसने अपना एक छोटा सा स्टूडियो खोला है, साथ ही ये ड्राइंग क्लास भी खोल रहा है। चल एक बार देख लेते हैं। यहाँ फीस भी बहुत कम है, बल्कि न के बराबर है। ये तुम्हें और भी ज़्यादा अच्छी तरह से सिखाएगा। अभी यहाँ स्टूडेंट भी कम हैं। तो अभी रोहित का स्टूडियो तो देख ले, फिर देखते हैं। तभी अचानक भैया बोले, तू रोहित के साथ चल, मैं अभी आया। मुझे एक काम याद आ गया जो माँ ने बोला था। मैं अनमने ढंग से रोहित भैया के साथ चल पड़ी। एक गली में मुड़ते ही उन्होंने मेरे मुंह पर कपड़ा रख दिया, फिर मैं बेहोश हो गई। जब मेरी आँख खुली तो मैं न जाने कहाँ, किस जगह, किन लोगों के साथ थी। धीरे धीरे पता चला कि वे राजस्थान का कोई पिछड़ा गांव है, जहां मुझे खरीदकर दुल्हन बनाकर लाया गया है। उस घर में एक बुजुर्ग महिला और उसके 2 बेटे थे। बड़े की उम्र यही कोई 30-32 और दूसरे की उम्र 22-23 साल होगी। बड़ा बेटा लंगड़ा कर चलता था। जब मैंने उनकी शादी वाली मानने से इनकार किया, बाल विवाह जैसी कुप्रथा के बारे में बहस की, एयर पुलिस बुलाने की धमकी दी, तो उन लोगों ने मेरे मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और एक कोठरी में बंद कर दिया। कई दिनों तक मुझे भूखा प्यासा रखा। आखिर 13 साल की मासूम नाजुक लड़की अकेली कब तक लड़ती। 4-5 दिन पश्चात 2-4 लोगों की उपस्थिति में बड़े लड़के के साथ मेरे 7 फेरे डलवा दिए गए। शादी की पहली रात पति नाम के उस प्राणी ने मेरी मर्जी के खिलाफ अपने पति होने का हक न जाने कितनी बार अदा किया। उस रात मैं बेहोश हो गई थी। एक नाबालिग लड़की पर अत्याचार हो रहा था, पर कोई सुनने समझने वाला नहीं था। दिन महीने इसी तकलीफ में गुजर रहे थे। कोमल को घर के बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी, न ही उस घर में कोई आता जाता था। ईंट गारे के बने उस घर में बहुत ऊंची ऊंची दीवारें थी। हाथे में बस एक लोहे का फाटक था, जिस पर हमेशा एक मोटा ताला लगा रहता था। मैं एकदम अनजान थी। उस गांव का क्या नाम था, वो कहाँ स्थित है, मुझे उनकी बोली भी ठीक से समझ नहीं आती थी। मेरे उस पति की माँ, जो सास नाम की वह खुर्राट औरत, बड़का कहकर पुकारती थी। छोटे बेटे को छोटू कहती थी। धीरे धीरे 2 साल गुजर गए, जो मुझे 20 साल से भी लंबे लग रहे थे। मैं दिशाविहीन अंधे व्यक्ति की तरह हवा में हाथ पांव मार रही थी, जिसका कोई सिरा पकड़ में नहीं आ रहा था। हार कर मैंने नियति से हार मान ली। खेलने कूदने की उम्र में एक छोटी सी बच्ची माँ बनने जा रही थी। मैंने बहुत कोशिश की कि इस गर्भ से निजात पालूं, पर अब मुझ पर और पाबंदियां लगाई जाने लगी थी। मगर अब सासू माँ मेरे खाने पीने और आराम का विशेष ख्याल रखने लगी थी। बच्चे के जन्म वाले दिन घर पर ही दाई को बुलाया गया। बच्चा घर पर ही पैदा किया गया, मगर बच्चा पैदा होते ही मर गया था। मेरी भी जान बड़ी मुश्किल से बच पाई। भले ही मैं उम्र में छोटी थी, पर कोख में संतान आते ही माँ की ममता जाग जाती है। मुझे अपने बच्चे को खोने का बहुत गम था। अपने बच्चे के साथ शायद मैं उस घर में बाकी की जिंदगी काट लेती, पर ईश्वर ने वो सहारा भी मुझसे छीन लिया। दाई ने सास को समझाया भी कि बहू कम उम्र की है, इस पर बच्चा पैदा करने का जोर नहीं डालना चाहिए, कहीं ऐसा न हो इसकी जान ही चली जाए। 2-3 साल बाद जब ये जवान हो जाएगी, तब अपना शौक पूरा कर लेना। मगर वो औरत न जाने किस मिट्टी की बनी थी। कुछ महीने बीतते बीते उसे फिर से दादी बनने का शौक चढ़ा। उसने मुझ पर फिर से दबाव डालना शुरू कर दिया। जब मैंने मना किया तो दोनों माँ बेटों ने मुझे भूखा रखने और मारपीट करना शुरू कर दिया।
दिनों से माँ और बेटों में न जाने क्या खुसुर-फुसुर होती थी। वे मुझे देखते तो चुप हो जाते। फिर एक रात मेरे कमरे में छोटू देवर ने कदम रखा। उसने दरवाजे की कुंडी लगा ली। मेरा मुंह बंद करके वो शैतान मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा। जब मैंने उसे अपने रिश्ते का हवाला दिया तो उसने बड़ी बेशर्मी से कहा कि आज से मुझे उन दोनों भाइयों की साझा पत्नी बनकर रहना होगा। इतनी घटिया बात सुनते ही मेरा खून खौल उठा। उस पल में मुझ में न जाने कहां से हिम्मत आ गई उन दरिंदे से लड़ने की। मैंने आव देखा न ताव कमरे के कोने में रखा डंडा उसके सिर पर दे मारा और कमरे से बाहर आकर चिल्लाने लगी। सास और बड़का ने मुझे पकड़ लिया। मैं बार बार पुलिस की धमकी दे रही थी और लगातार मदद की गुहार लगाने लगी। गांव वालों को बुलाकर पंचायत लगाने की धमकी भी मैंने दे डाली। वो लोग मेरा रुद्र रूप देखकर शायद डर गए थे। उन लोगों ने मुझे प्यार से समझाया कि वे मुझे 1-2 दिन में मुझे मेरे घर छोड़ाएंगे। मुझे उनकी बात पर भरोसा नहीं था। मैं रात भर कमरा बंद करके जागती रही। अगले दिन देवर और उसका एक दोस्त मुझे लेकर इस ट्रेन में चढ़ गए। जब मैं बाथरूम में थी तब मैंने उन दोनों की बातें सुनी जिसमें वो मेरी सौदेबाजी की बात कर रहे थे। मैं उन लोगों से पीछा छुड़ाने का उपाय सोचने लगी। तभी मुझे आप दिखे। न जाने क्यों आपको देखकर मुझे लगा कि आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। फिर लंबी सांस लेते हुए कोमल ने कहा, बस ये थी मेरी कहानी। तुम तो बड़ी हिम्मत वाली लड़की निकली कोमल, विश्वास ने उसे सहराते हुए कहा। अच्छा, अब अपने घर का पता ठिकाना बताओ तो तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आऊं और अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊं। तो आप मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं? अरे नहीं कोमल, पर अपने घर तो तुम्हें जाना ही होगा। यहाँ किस तरह रह सकती हो? बहुत डर लग रहा है विश्वास बाबू। पता नहीं घर वालों का क्या रवैया होगा मुझे इतने सालों बाद देखकर। मेरे इतने साल गायब रहने का न जाने सब क्या मतलब निकालेंगे। वो लोग मुझे अपनाएंगे भी या नहीं? तुम मुझे सिर्फ विश्वास कह सकती हो। 7-8 साल ही बड़ा होऊंगा, विश्वास ने कहते हुए कहा। फिर पूछा, तुम बालिग तो हो ना कोमल? तुमने पुलिस वालों को तो यही बताया था। जी, वो मैं अभी 17 की हूँ, वो मैंने झूठ कहा था। ओके, कोई बात नहीं, विश्वास ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा चलो अब तैयार हो जाओ, हम चलते हैं तुम्हारे घर। मैं उन लोगों को सारी बात बताऊंगा, उन्हें समझाऊंगा। अगर नहीं माने तो देखते हैं कि क्या करना है आगे। नहीं नहीं, आप मत चले मेरे साथ विश्वास बाबू। उप्स विश्वास जी, पहले मैं जाऊंगी। अगर सब ठीक हुआ तो ठीक, वरना फिर जो मेरी किस्मत। कोमल अपनी बस्ती में पहुंची। उसने अपना मुंह दुपट्टे से ढका रखा था। वहां जाकर पता चला कि वे लोग तो यहाँ से कोमल के गायब होने के कुछ महीनों बाद ही कहीं और चले गए थे। गोलू ने खोली और अच्छी खासी चलती हुई दुकान भी बेच दी थी। इससे ज्यादा किसी को कुछ नहीं मालूम था। वैसे भी महानगरों में कोई किसी से कोई वास्ता नहीं रखता। झुग्गी झोपड़ी में फिर भी पड़ोसी एक दूसरे से हमदर्दी रखते हैं, पर गोलू जैसे बदमाश से कोई वास्ता नहीं रखना चाहता। कोमल मायूस होकर वापस सीमा विश्वास की दोस्त के पास लौट आई। विश्वास ने अपने मित्रों से कहकर स्टूडियो के रख रखाव व सुधार कार्य दिलवा दिया। कोमल पुराने पढ़े हुए सादे कागज पर ऐसी चित्रकारी करती, ऐसे रंग भरती कि उसकी अद्भुत कला क्षमता देखकर बड़े बड़े चित्रकार भी दंग रह जाते और उससे प्रभावित होते। विश्वास का कला जगत में अपना एक मुकाम था। नाम तो उसका खूब था, पर पैसे के मामले में अभी भी संघर्ष जारी था। जो स्टूडियो उसने किराए पर लिया हुआ था उसमें काफी पैसा चला जाता था।
मुंबई जैसे महानगर में सबकी एक ही कहानी होती है, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। कोमल उसकी जिंदगी में लकी चार्म बनकर आई थी। उसके आने के बाद से विश्वास की किस्मत का सितारा जगमगाने लगा था। एक कॉरपोरेट कंपनी ने उसकी बहुत सी पेंटिंग एक साथ खरीद ली और भी कई पेंटिंग्स का ऑर्डर भी दे दिया, जिसके लिए विश्वास को कोमल से मदद लेनी पड़ी। वह मॉडर्न आर्ट में पारंगत था। कोमल ने बड़े मनोयोग से मॉडर्न आर्ट की बारीकियां सीखकर उसका सहयोग किया। अब काम काफी अच्छा चल पड़ा था। कुछ समय उपरांत विश्वास ने अपना खुद का छोटा सा स्टूडियो बना लिया और कोमल को अपने स्टूडियो में स्थायी तौर पर काम पर रख लिया। कोमल क्लासिकल चित्रकला जैसे मधुबनी, मुगल, कालीन पेंटिंग करती थी। वह राजा रवि वर्मा से बहुत प्रभावित थी। उसकी बनाई पेंटिंग इतनी सजीव, इतनी जीवंत लगती थी कि उन्हें देखकर यूं लगता था मानो वो कैनवास से निकल कर बातें कर रही हो। कोमल विश्वास राय की मॉडर्न आर्ट खूब सराहती तो थी, पर कभी कभी हंसकर कहती, ये कौन सी कला है विश्वास जी, जिसका न सिर है, न पैर, न चेहरे के नाक नक्श, कहीं से भी कोई भी आड़ी तिरछी रेखाएं खींचकर रंग भर दो और बन गई तस्वीर। कुछ समझ में ही नहीं आता कि कलाकार क्या दिखाना चाहता है। यही तो खासियत है मॉडर्न आर्ट की, जो देखने वाले को सोचने पर मजबूर कर दे। सब अपने अपने दृष्टिकोण से अनुमान लगाएं और अर्थ निकालें। मैं तो ये मानती हूँ कि जो आप कहना या दिखाना चाहते हैं वो स्पष्ट रूप से दिखाएं, क्यों किसी के दिमाग पर जोर डलवाया जाए। कोमल दलील देती थी। विश्वास उसकी बात से ज्यादा इत्तेफाक नहीं रखता था और अपनी बात पर भी अड़ा रहता कि मॉडर्न आर्ट एक यूनिक कला है, आज की पीढ़ी जिसकी बहुत बड़ी प्रशंसक है। इस तरह दोनों की खट्टी मीठी नोकझोंक चलती रहती। दिन पर दिन उनका प्रेम अधिक हो रहा था। कोमल अब 18 की हो गई थी। विश्वास उससे 9 साल बड़ा था। उम्र का इतना अंतर होने से विश्वास ने कोमल को एक बार फिर सोचने के लिए कहा, पर कोमल विश्वास को दिलो जान से प्यार करने लगी थी और विश्वास भी मन ही मन उस पर मर मिटा था। सच्चा प्यार जाति पाति उम्र के बंधन को नहीं मानता। साल बीतते बीतते दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। शादी के बाद कोमल ने अपना नाम विश्व कोमल रख लिया, अपने विश्वास की रूपा। उसने विश्वास को भी एक उपनाम भी दे दिया, अरुण। पूछने पर उसने बताया कि विश्वास उसके जीवन में अरुण अर्थात सूरज बनकर आए थे, जिसके आने से उसके जीवन का अंधेरा हट गया था। विश्वास राय ने भी अरुण उपनाम स्वीकार कर लिया। कला जगत की जानी मानी हस्तियों में विश्व कोमल का नाम चमकते सितारे की तरह लिया जाने लगा। कोमल की चमक के आगे अब विश्वास की मॉडर्न आर्ट फीकी पड़ने लगी थी। जब जब कोमल का नाम फक्र से लिया जाता अथवा उसे विश्व कोमल के पति के नाम से संबोधित किया जाता था, विश्वास के अहम को बहुत ठेस पहुंचती थी। धीरे धीरे उसकी कला की पारखी और प्रशंसक कम से कमतर होते जा रहे थे। विश्वास हीन भावना का शिकार होकर अवसादग्रस्त रहने लगा था। कोमल उसे प्यार से समझाती थी कि दोनों की ही कला के अलग अलग रंग, अलग पहचान, अलग प्रशंसक हैं। इसे तुलनात्मक दृष्टि से नहीं जांचना चाहिए। जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, दोनों को मिलजुल कर उनका सामना करना चाहिए। मगर विश्वास समझने की बजाय बहस पर उतर आता था। तुम्हारे आने के बाद मेरी कला को लोग नापसंद करने लगे। तुम्हें वाहवाही लूटने का ज्यादा शौक है, इसलिए तुम मुझे नीचा दिखाना चाहती हो। वो कोमल जिसे वह अपना लकी चार्म मानता था, उसे अपनी असफलता का जिम्मेदार ठहराने लगा था। दोनों के विवाद अब झगड़ने का रूप ले चुके थे। 4-5 साल में ये नौबत आ गई थी कि उन्होंने अलग रहने का फैसला ले लिया।
हालांकि कोमल ने रिश्ता बचाने की बहुत कोशिश की, यहाँ तक कि उसने अपनी कला को हमेशा के लिए भुलाने का निर्णय भी ले लिया था। इस पर भी विश्वास विफल हो गया। ज्यादा त्याग की मूर्त बनने की जरूरत नहीं है। तुम शौक से अपनी आर्ट जारी रखो, मगर मुझसे अलग रहकर। खूब मौज करो, जिससे चाहे मिलो, जो मर्जी हो करो, मीटिंग करो, प्रदर्शनी लगाओ, बड़े बड़े लोगों में अपने अदाएं दिखाकर प्रशंसा करवाओ। मुझ गरीब के पास रखा ही क्या है। कोमल हैरत से अपनी मसीहा का मुंह ताकती रह गई। वो एक बहुत सीधी सादी लड़की थी, लेकिन उसके स्वाभिमान को कोई ठेस पहुंचाए या उसके चरित्र पर कोई उंगली उठाए, ये उसे मंजूर नहीं था, चाहे वो उसका पति ही क्यों न हो। उसने उसी वक्त विश्वास राय का घर छोड़ने का निर्णय ले लिया। रिश्ता बचाने की उसकी सारी कोशिशें नाकाम रही। अब ताली एक हाथ से तो नहीं बच सकती ना। अब हम इनकलाबी बातें चाहे कितनी कर लें, महिलाओं की वास्तविक स्थिति में कोई खास अंतर नहीं आया है। स्त्रियों के निरंतर उन्नति के लिए पुरुष वर्ग मंच से चाहे जितने कसीदे पढ़ें, उन्हें सशक्त बनने की बातें करें, पर इनमें से 99% पुरुष वर्ग के विचार घर पहुंचते पहुंचते पुरुषात्मक हो जाते हैं। शादी के कुछ समय पश्चात कोमल और विश्वास दोनों स्थापित कलाकार थे। दोनों अच्छा और लगभग बराबर कमाते थे, लेकिन धीरे धीरे कोमल का नाम होने लगा तो विश्वास का मर्दानगी जाग गई। आलम यह था कि अपने पैसों को खर्च करने के लिए उसे पति की इजाज़त लेनी पड़ जाती। आने जाने में टोका टाकी, रोज रोज की जिल्लत, आखिर वो कब तक बर्दाश्त करती। अब उसे यूं लगने लगा कि एक नर्क से निकलकर दूसरे नर्क में आ गई। आज तो हद ही हो गई। विश्वास ने उसके चरित्र पर दोष लगाकर सारी सीमाएं लांघ दी थी। दिन महीने साल गुजरते गए। कोमल नाम का सूरज कला जगत में अपनी चमक बिखेर रहा था। इस संसार की रीत बड़ी अजब है। चढ़ते सूरज को सभी सलाम करते हैं और अमावस की अंधेरी रात में चांद कहाँ नजर आता है। लोगों की याददाश्त भी कितनी कमजोर होती है। विश्वास को लोग अब भूलने लगे थे। यदि उसका जिक्र भी होता तो विश्व कोमल के पति के नाम से, और ये बात एक पुरुष कैसे बर्दाश्त करता। अलगाव के कुछ वर्षों तक तो विश्वास अपने सोर्स के जरिए कोमल की खैर खबर रखता था। फिर धीरे धीरे उसने उसकी तरफ से आंखें बंद कर ली। उसका मन अब मुंबई से हट गया था। अब वो अपने परिवार के पास कोलकाता जाना चाहता था। अब मुंबई उसे काटने को दौड़ रही थी। सबसे बड़ी बात ये थी कि अब यहाँ गुजारा करना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। यहाँ का सब काम बंद करके उसने कोलकाता के लिए टिकट निकलवाई और ट्रेन में बैठ गया। कोमल के ऊपर कातिलाना हमले की खबर पढ़कर वह सन्न रह गया और खुद को कोसने लगा। मैंने अपनी कोमल को अकेला कैसे छोड़ दिया, इतना निर्दयी कैसे बन गया मैं। वो कोमल जो मुझे मसीहा मानती थी, जो आंख बंद करके मुझ पर विश्वास करती थी अथवा प्रेम करती थी, उससे नजरें फेर ली मैंने। कैसे इतना निर्मोही और सख्त बन गया मैं। वो मुझसे कितनी छोटी थी, पर छोटा मैं बन गया। हे भगवान, मेरी कोमल को कुछ न करना और उसे ठीक कर देना। वो जल्द से जल्द हवा में उड़कर अपनी कोमल के पास जाना चाहता था। अगला स्टेशन आने वाला था। ट्रेन की गति धीमी होते ही वह ट्रेन के रुकने से पहले ही प्लेटफॉर्म पर कूद गया। मुंबई जाने वाली ट्रेन 4 घंटे बाद की थी। विश्वास जल्द से जल्द मुंबई पहुंचना चाहता था। उसके पास इतना समय नहीं था कि वो प्लेटफॉर्म पर 4 घंटे प्रतीक्षा करता। वह बेचैनी से इधर उधर घूम रहा था। फिर उसने कुछ सोचा और वह एक टैक्सी करके मुंबई के लिए रवाना हो गया। 4-5 घंटे में मुंबई पहुंच जाऊंगा, पर वक्त है कि कांटे नहीं कट रहा। वो बार बार टैक्सी वाले को गाड़ी तेज चलाने के लिए कहता जा रहा था। 4 घंटे का सफ़र सदियों का सफ़र लग रहा था।
इंतजार की घड़ियां कितनी लंबी लग रही थी। कोमल कोमल देखो मैं आ गया, तुम्हारा विश्वास जीत गया, तुम्हारा अरुण आ गया। कोमल मेरी जान आंखें खोलो, न मुझसे रूठ के मत जाओ। देखो अब मैं तुमसे दूर नहीं जाऊंगा। कोमल विश्व कोमल। मिस्टर कौन है आप? ये आईसीयू है, बाहर जाइए। पेशेंट वैसे भी कोमा में है, वो कुछ रिएक्ट नहीं करेगा अभी। नर्स ने सख्त लहजे में विश्वास को हटाते हुए कहा। सिस्टर प्लीज मुझे मेरी वाइफ के पास रहने दो, वो मुझे सुनेगी तो रिएक्ट भी करेगी, जरूर करेगी, देख लेना आप। वाइफ? तुम उसका हस्बैंड है तो इतने दिन किधर था? मेरी डॉक्टर से बात करवाओ सिस्टर। अब उसे नर्स पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसकी रोबीली आवाज व आंखों में गुस्सा देखकर नर्स डॉक्टर को बुला लाई। तभी कोमल के हाथों की उंगलियों में हरकत हुई, जिसे विश्वास ने देख लिया। वह कोमल कोमल कहकर रोने लगा और उसे कसकर गले लगा लिया। कोमल ने धीमी से आंखें खोली, होठों में विश्वास का नाम लेकर बुदबुदाई, फिर आंखें बंद कर ली। इतने दिनों से बेजान पड़े शरीर में हलचल देख डॉक्टर व नर्स तुरंत हरकत में आ गए। डॉक्टर के चेहरे पर उम्मीद की रेखा उभर आई और विश्वास का चेहरा भी प्रसन्नता से खिल उठा। कोमल मौत के मुंह से वापस आ गई थी। कोमल और विश्वास एक दूसरे के गले लगकर रोने लगे। तभी डॉक्टर ने कहा, मिस्टर अरुण विश्वास आप बाहर जाइए, इनका चेकअप कर लूं तो कीजिए। किसने मना किया है? मैं कहीं नहीं जाऊंगा अपनी कोमल को छोड़कर। ओके मिस्टर विश्वास। अब कोमल जी ठीक हो रही हैं, पुलिस भी इनके बयान का इंतजार कर रही है। कल बुलवा लेता हूँ पुलिस को। अखबार में कोमल पर कातिलाना हमले की खबर सुनकर जतन भी मां को लेकर मुंबई पहुंच गया। उसे पूरा विश्वास था कि विश्व कोमल ही उसकी बहन कोमल है। उसने भी कोमल को ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर कोई परिणाम नहीं निकला। विधि का विधान मानकर संतोष कर लिया था। लक्ष्मी अपनी सुध-बुध खो चुकी थी, पर उसके होठों पर हर समय कोमल का ही नाम रहता था। वो अक्सर बड़बड़ाती रहती थी, कोमल आएगी, कोमल आएगी जरूर, देख लेना मेरी बेटी आएगी, देखो वो आ रही है। इतने वर्षों बाद लक्ष्मी ने अपनी कोमल को पहचान लिया। लक्ष्मी जो पूरी तरह से अपनी याददाश्त खो बैठी थी, अपनी बेटी को देखकर उसे सारी बीती बातें याद आ गई। वो कोमल को देखकर फूट फूट कर रो रही थी, उसे गले लगाकर बार बार चूम रही थी। कोमल ने पुलिस को बताया, उस दिन शाम को जब मैं स्टूडियो बंद करके घर जाने के लिए पार्किंग में खड़ी कार की तरफ जा रही थी, तभी छोटू देवर उसे अपनी कार में जबरदस्ती बिठाने लगा। उस समय वहां कोई गार्ड नहीं था। वह मुझे फिर से अपने साथ गांव ले जाना चाहता था। उसने मुझे धमकी दी कि या तो मैं उसके साथ गांव चलूं या वो मुझे किसी कोठे पर बेच देगा। उसे किसी भी तरह अपने 50,000 रुपये वसूलने थे। उसके साथ मैं गोलू भैया का वो दोस्त भी था जिसने मुझे अगवा किया था, जिसकी वजह से मैंने वो 3 साल नर्क के समान व्यतीत किए थे। जब मैंने शोर मचाया और उसका विरोध किया तो मुझ पर गोली चला दी। कुछ दिनों बाद दोनों अपराधी पकड़े गए और साथ ही साथ एक खुलासा भी हुआ, जिसने कोमल के पैरों तले जमीन ही हिला दी। गोलू के दोस्त रोहित ने बयान दिया कि गोलू ने ही अपनी बहन का सौदा उससे 50,000 रुपये में किया था और उसने ये सब अपने राजस्थानी दोस्त छोटू के लिए किया था, जिसे अपने भाई के लिए एक अदद बीवी की जरूरत थी। जल्द ही गोलू को भी पकड़ लिया गया। बड़का और उसकी मां को पकड़ने के लिए मुंबई पुलिस राजस्थान रवाना हो गई। कोमल का तो रिश्तों पर से विश्वास ही उठ गया। उसने गुस्से वाली नजरों से भाई को देखा, फिर उसका कॉलर पकड़कर झंझोड़ते हुए कहा, भैया आपको शर्म नहीं आई? अपनी बहन का ही सौदा करते हुए पैसों के लालच में आप इतना नीचे गिर गए, इतने अंधे हो गए कि रिश्तों का लिहाज भी भूल गए। मेरा जीवन तबाह कर दिया आपने, माँ को इस हालत में पहुंचा दिया।
मेरी राखी की भी लाज नहीं रखी। मुझे आज शर्म आ रही है आपको अपना भैया कहते हुए। छी, थू है आप पर। अब तक लक्ष्मी भी पूरे होशोवास में आ गई थी। उसने गोलू का गिरेबान पकड़ लिया और तड़ातड़ थप्पड़ जड़ते हुए कहा, तूने मेरी कोक को लजा दिया रे गोलू। तू अच्छा बेटा तो कभी नहीं था, तो कुछ दिनों के लिए अच्छा बनने का ढोंग ही किया था तूने, और कुछ नहीं तो अच्छा भाई ही बन जाता। आज से मैं तेरे लिए मर गई। सुनो रे कोमल जतन, मैं मर जाऊं तो इसे मेरी चिता को हाथ भी मत लगाने देना। क्रोध व दुख में लक्ष्मी की सांस फूलने लगी थी। गोलू ने नीचता भरे व्यवहार से उसे अंदर तक तोड़कर रख दिया था। अपने नालायक बेटे को तमाम कड़वी बातें कहते कहते लक्ष्मी अचेत होकर जमीन पर गिर गई और पल भर में उसके प्राण निकल गए। वो मानो कोमल के मिलने की ही बाढ़ देख रही थी। कोमल माँ के अचेत शरीर से लिपटकर बिलक बिलक कर रोने लगी और रोते रोते बेहोश हो गई। विश्वास पूरी तरह घबरा गया। उसके हाथ पांव फूल गए। एक पल को उसे लगा कि उसने फिर से अपनी कोमल को खो दिया। वो बच्चे की तरह कोमल से लिपटकर रोने लगा। जतन ने उसे दिलासा देते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ है हमारी कोमल को, विश्वास जी, वो ठीक हो जाएगी, बस कमजोरी और सदमे में बेहोश हो गई है। कोमल को फौरन अस्पताल ले जाया गया। सही समय पर इलाज मिलने से कोमल की जान बच गई। जतन और कोमल ने मिलकर मां का अंतिम संस्कार किया। लक्ष्मी की अंतिम इच्छा को ध्यान में रखते हुए गोलू को मां के अंतिम संस्कार से वंचित रखा गया। गोलू पश्चाताप की अग्नि में जलता हुआ जेल की सलाखों के पीछे अपनी सजा काट रहा है। बड़का छोटू और रोहित के साथ बड़का और छोटू की मां को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। पूरी तरह से ठीक होते ही कोमल और विश्वास ने अपना आशियाना फिर से बसाया। कुछ वर्षों की मेहनत के बाद उन्होंने अपना खुद का एक छोटा सा स्टूडियो बना लिया, जिसका नाम विश्वास ने बड़े प्यार से विश्व कोमल आर्ट गैलरी रखा। दोनों ने सारे गिले शिकवे भुलाकर नए जीवन की शुरुआत करी और लक्ष्मी का विश्वास जीत गया।